गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। इसका पहला टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, याद रखना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नॉट यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नहीं निकाला है ड्राफ्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट निकाला है। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को उन्होंने जो है पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन कर दिया है। तो ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अलग अलग तरह के एयर स्पोर्ट्स जो हैं वो, जैसे कि आपका एरोबैटिक्स हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट होता है जो आपको पता होगा कि डाइव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एयर स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स इसके अंदर आते हैं, टूरिज़्म में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है। इसी के लिए एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी निकालना ज़रूरी हो गया था। तो इसके लिए ही जो है अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको रिलीज़ किया है पब्लिक में। तो अब ये हमारी जो है एयर स्पोर्ट्स को सेफ़, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एन्जॉयबल और सस्टेनेबल बनाने का एक तरह से प्लान है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है इस हमारे एयर स्पोर्ट्स को कंट्री वाइड, और इसमें बहुत सारे एयर स्पोर्ट्स जैसे कि आपको एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, बलूनिंग, ड्रोन्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं स्पोर्ट्स जो हैं वो एयर स्पोर्ट्स अब ये पॉपुलर किए जाएंगे। अब इंडिया का ये मोटिव है, इंडिया ने एक एम रखा है ऐसा कि टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस में इंडिया को 2030 तक लाया जाए, ठीक है। इसके लिए ही एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी, जो कि गवर्निंग बॉडी होगी। जितने भी तरह के स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि आप समझ लो पैराग्लाइडिंग की जो कोई अगर एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो भी ASFI को रिपोर्ट करा करेगी, वही उनको अकाउंटेबल होगी, ठीक है। अब इंडिया जो है वो आपका फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनली जो होता है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर ASFI ही उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एयर स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो इंडिया में अब जो है DG, जो ये एयर स्पोर्ट्स की जितनी भी आपके गेम्स हैं, वो सब DGCA का जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है, जो कि हमारी एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया जिसमें बनाई गई है, उसको ही वो फॉलो करेंगे कि कहाँ पर कौन सा रेड जोन है, कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर नहीं जा सकते हैं, कौन सा येलो जोन है, ठीक है। तो कुछ उसके लिए परमिशन चाहिए, वो सारे जो है वो एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स अब एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया को देखते हुए अपनी जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि वो अपने करिकुलम में एयर स्पोर्ट्स को इंक्लूड करें, ठीक है। अब जो है लॉन्ग टर्म फंडिंग भी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जाएगी एयर स्पोर्ट्स के लिए, ताकि कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स, मेंबरशिप फ़ीस और जो है इवेंट्स वगैरह करके जो है एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। और इसमें जो है गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो GST काउंसिल को रिक्वेस्ट करेंगे कि एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उनको 5% या उससे कम की कैटेगरी में डाला जाए, ताकि एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है BROs प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। तो अभी आपको पता होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 27 प्रोजेक्ट्स जो है वो BRO के जो है वो इनाग्रेट किए हैं लद्दाख में। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि है वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वो इनाग्रेट भी की गई है, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है आपके साउथ लद्दाख में जो ये रोड है, चिसुमले और डेमचोक जो है एरिया को ये कनेक्ट कर रही है, और ये उमलिंगला, ये एक पास है, उसके उधर से गुजरती है ये रोड, और 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड बन गई है। अब डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी रोड को तो इनाग्रेट नहीं किया है, लेकिन उस पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उसको इनाग्रेट किया है, ठीक है। अब ये पास जो है, उमलिंगला पास जो है, वो पिछले 4 साल से वहाँ पर व्हीकल जा रहे हैं, लेकिन अब वो कच्ची रोड थी, उसको पक्का कर दिया गया, उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये चुमार सेक्टर जो है ईस्टर्न लद्दाख का, उसमें उसको जो है वो उनके टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए BRO ने रोड बनाई है, और ये एक डायरेक्ट राउट देगी चिसुमले और डेमचोक में, जो कि लेह में स्थित है, ठीक है। अब ये जितने भी आपका साउथ बेस कैंप जो नेपाल वाला एरिया है आपका माउंट एवरेस्ट जाने का, या फिर जो नॉर्थ बेस कैंप जो है आपका एरिया तिब्बत में आपका माउंट एवरेस्ट तक जाने का, उनमें जो रोड्स बनी है उनसे भी ज़्यादा ऊंची हाइट पर ये रोड बनाई जा रही है, ठीक है। अब इवन सियाचिन ग्लेशियर जो कि 17,700 फीट की ऊंचाई पर है, उससे भी ऊंची ये रोड है, ठीक है।
अभी तक जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड वो हम जिसको हम मानते थे खरदुंगला पास, वहाँ पर ये रोड जो थी उससे भी ऊंची ये रोड बनाई जा रही है, जो कि आपकी उमलिंगला पास पर बनाई जा रही है, ठीक है, जो अभी इनॉग्रेट की गई है, ठीक है। तो अब हम बीआरओ के बारे में देखते हैं जिन्होंने इस रोड को बनाया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं 2015 से, इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर आते थे। अब ये ऐसे ही रोड्स बनाते हैं बीआरओ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इनएक्सेसिबल रीजन में हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज़ में पड़ते हैं कंट्री के, और बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर रोड बनाने का काम बीआरओ करती है, ठीक है। अब इसमें ट्रूप्स जो हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी के कॉप्स ऑफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉप्स, इन सब से लिए जाते हैं। और इनकी जो आपका कार्डर फोर्स है वो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है, ठीक है। तो 21 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में बीआरओ के जो है वो फंक्शनिंग चल रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी ये बीआरओ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करता रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पढ़े भारत कैंपेन। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने 100 डेज़ के लिए पढ़े भारत कैंपेन को लॉन्च किया है। ये इस प्रोग्राम में होगा क्या कि बाल वाटिका ग्रेड से लेकर से 8th ग्रेड तक के बच्चों को के ऊपर फोकस रखा जाएगा। 14 हफ्ते का ये प्रोग्राम है और इसमें एम्फेसिस रखा जाएगा कि बच्चों को में पढ़ने का कल्चर को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अब एज अप्रोप्रिएट बुक्स जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो उनके अंदर पढ़ने की एक तरह से भावना आए, उनके अंदर जो है पढ़ने का एक कल्चर डेवलप हो। और इंडियन लैंग्वेजेस पर मोस्टली फोकस रखा जाएगा क्योंकि 21 फरवरी को हमारा इंटरनेशनल मदर डे टंग डे भी आता है, तो इसी के लिए ही इसी टाइम पीरियड में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, इस एक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो है लोकल लैंग्वेज और कल्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में बच्चे जानना शुरू करें। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है टग बोट बालराज। तो 50 टन की बोलार्ड पुल टग बोट क्या होती है? टग बोट क्या होती है? जो आपकी समझ लो कोई शिप खराब हो जाती है तो उसको जो है टो करके जो दूसरी शिप लेके जा रही होती है उसको हम टग बोट कहते हैं, तो ठीक है। तो एक बलराज नाम की टग बोट जो कि 3rd टग बोट है आपकी, उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका मिला था आपके मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। उन्होंने इस टग बोट को बनाकर नेवल डॉकयार्ड में को डिलीवर कर दिया है 31 दिसंबर को। अब इससे पहले जो है वीरान और बलराम जो है वो ये 2 टग बोट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई थी नेवल डॉकयार्ड को अक्टूबर 2021 में, ठीक है। अब ये टग बोट्स जैसे मैंने आपको बताया क्या होती हैं, आपके मरीन वेसल्स होते हैं जो कि बाकी दूसरी मरीन वेसल्स को खींचने के लिए या पुल करने के लिए काम आते हैं, टो करने के लिए काम आते हैं। जैसे आपकी टोइंग वैन होती है ना रोड पर, वैसे ही टग बोट्स होती हैं, ठीक है। तो जो कि आपके बाकी मरीन वेसल्स को खींचती हैं, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाएँ तो अब ये जो है इंडियन रजिस्ट्रार फॉर शिपिंग के रूल्स के द्वारा ही के रूल्स के मुताबिक ही ये टग बोट को बनाया गया है। इसकी सर्विस लाइफ अबाउट 20 साल तक की है और इसमें फायर फाइटिंग, कवर, असिस्टेंस टू शिप्स, ये सारे काम करेगी ये टग बोट। आपकी एंकरेज फैसिलिटी भी देगी और ये जितनी भी आपकी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं मरीन वेसल्स के लिए, उनको ये सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए टग बोट बनाई गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ आपस में एक्सचेंज की हैं कि हमारे यहाँ पर जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, ताकि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। एक दूसरे से ट्रस्ट बनाने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1992 में और सबसे पहली बार ये जनवरी 1 1992 में ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई थी, ठीक है। तो ये 31st टाइम जो है ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया गया है 2022 में। और ये इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हर साल 1 जनवरी को ये कैलेंडर ऑफ 1 जनवरी को ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि उनकी कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ हैं। बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जा सके, कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू ना हो, कल को कोई न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। और 2008 से इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है कि उनके एक दूसरे के पास एक दूसरी कंट्री के कौन कौन से सिविलियन प्रिजनर्स और फिशरमैन उनकी कस्टडी में हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो 2008 में एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है
ये इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जैसे इंडिया ने 282 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स की लिस्ट दी है कि उनके पास 282 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स हैं, 73 फिशरमैन हैं। ऐसे ही पाकिस्तान ने बताया कि उनके पास 51 इंडियन सिविलियन प्रिजनर्स हैं, 577 फिशरमैन हैं जो कि इंडियंस हैं या बिलीव टू बी इंडियंस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जो है वो अनाउंस किए गए हैं 20 लैंग्वेजेस में। तो इस जैसे असामीज़ राइटर्स हैं अनुराधा शर्मा पुजारी और नमिता गोखले, इनको जो है अवार्ड मिला है नॉवल के कैटेगरी में। फिर जो है पोइट्री कैटेगरी में मवदाए गहाई जो है उनको बोडो लैंग्वेज में, संजीव वीरेनकर को कोंकणी में, ऋषिकेश मलिक को ओडिया में और विंदेश्वरी प्रसाद को तेलुगु में अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7 बुक्स जो है पोइट्री से रिलेटेड, 2 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, ये 2 प्लेज, ऐसे अवार्ड्स जो हैं ये साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू लैंग्वेजेस के अवार्ड्स को नहीं अनाउंस किया गया, उनको लेटर टाइम पर अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स क्या हैं? तो 1954 में ये अवार्ड्स को जब से पहली बार एस्टैब्लिश किया गया। ये एक लिटरेरी ऑनर है जो कि हर साल दिया जाता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट जो है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किसी भी 24 लैंग्वेजेस में हो सकते हैं जो कि साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें उन 24 लैंग्वेजेस में इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अब इसमें कॉपर प्लेक मिलता है, शॉल मिलती है और एक 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। तो जो कॉपर प्लेक है इसको सत्यजीत रे जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, आपको याद होगा, उन्होंने ही इसको प्लेक को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपके रूल्स हैं उसको नोटिफाई किया गया। उस जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ जो है रूल्स थे उनको अमेंड किया गया, उनको चेंज किया गया, ठीक है। तो पहले जैसे क्या होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमीशन होते थे उन पे कौन से कंज्यूमर केसेस जाते थे, जो कि अब यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले जो आपके 1 करोड़ से नीचे के जो केसेस थे वो जाते होते थे। लेकिन अब उसको चेंज करके क्या किया गया है कि 50 लाख रुपए से नीचे तक के केस जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेट कमीशन में पहले होता था कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के केस जाते होते थे, लेकिन अब कहा गया है कि स्टेट कमीशंस में 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक के केसेस जाएंगे। ऐसे ही नेशनल कमीशन में भी चेंज किया गया कि अब उनमें 2 करोड़ रुपए से ऊपर के जो भी केस होंगे वो नेशनल कमीशन के लेवल पर जाकर रिजॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये क्यों चेंज किया गया है? तो एक्चुअली आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। और ये जो है अमाउंट ऑफ जो है डिस्प्यूट उसके ऊपर उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिजॉल्व करेगा वो डिस्प्यूट को, स्टेट कमीशन करेगा या नेशनल कमीशन करेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, क्योंकि हमने पहले इतनी हाई जो है अमाउंट रखी हुई थी, देखो 1 करोड़ रुपए तक की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो एड्रेस की जाती थी। तो उससे हुआ क्या कि जो स्टेट अब सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो 1 करोड़ से नीचे के होते थे। तो सबसे ज़्यादा भार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर पड़ जाता था। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उनका वर्कलोड बहुत बढ़ जाता था। जब उनका वर्कलोड बढ़ जाता था तो उससे पेंडेंसी भी बढ़ती थी और डिले होने लग जाता था डिस्पोजल ऑफ केसेस में, ठीक है। तो इससे तो क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस ही डिफीट हो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो अब ये डिसाइड किया कि इसको, इन रूल्स को चेंज किया जाएगा और जो है इनको रैशनलाइज किया गया है, ताकि इनमें जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल या फिर जो कि नेशनल लेवल के जो कमीशन हैं उनमें इनमें रैशनलाइजेशन की जा सके, इनमें जो है इक्वल भार जो है वो केसेस का किया जा सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Draft National Air Sports Policy. So remember that this policy has been released by Ministry of Civil Aviation and not by Ministry of Youth Affairs and Sports. So this draft has been released for public feedback. So what was the need for releasing this draft? So basically the culture for adventure sports and aviation is increasing in India. So we have air sports professionals and tourists from across the world who are visiting India for air sports purposes. So that's why we needed a policy so that we can make safe, affordable, accessible, enjoyable and sustainable air sports in India. So we wanted to make this air sports more simplified and more transparent. So what are the key features of this policy? So it will cover several air sports like aerobatics, aeromodeling, amateur built and experimental aircraft, ballooning, paragliding, etc. So the objective is to make India one of the top air sports nations by the year 2030. So for that purpose we have also
also planned to establish this Air Sports Federation of India, and it will be a regulating agency, and it will be regulating all the air sports associations which are related to several sports. And all these air sports associations will be accountable to this ASFI. So ASFI will be the umbrella organization in air sports, and it will be representing India at Federation Aeronautica internationally, which is conducted at Switzerland, which is the world governing body for air sports. Okay, so all the air sports practitioners will have to mandatorily rely on DGCS Digital Sky platform, because you know that when we were launching the drone rules, we launched the red zone, yellow zone, and green zone areas where we can fly the drones. So based upon that airspace map, air sports practitioners can also utilize the surfaces of that map, and they can practice accordingly. Okay, so the schools, colleges, and universities will also be encouraged to have air sports in their curriculum, and the government will also look forward to securing long-term funding for the development of air sports in India through corporate sponsors, investors, and membership fees and media rights, etc. Okay, so government has also decided that it will be requesting the GST Council to reduce or rationalize the GST rates on air sports equipment. So now let us see the next topic, which is BRO's projects in Ladakh. So recently, Raksha Mantri has launched, it has inaugurated about 27 projects built by the Border Roads Organization. So one of them is very famous. One of the roads or the bridges which have been launched in this series of 27 projects is very famous, which is the world's highest motorable road. Currently, you know that we have this Khardungla Pass, where the road is the world's highest motorable road, but now we have made another one at Umlingla Pass in South Ladakh area, to connect Chesumle and Themchok sectors. So this has become the highest motorable road in the world now, because it is located at a height of about 19,000 feet. So this pass was of course accessible by vehicles since the last 4 years, but the road was not black topped, but now it has been black topped. It has been made a permanent structure, and this road is basically even higher than the south and north base camps, which are located in Nepal and Tibet respectively, through which you can reach Mount Everest. So this road is even higher than the Siachen Glacier. Currently, we had this Khardungla Pass road at Leh, which was the highest, but now this Umlingla Pass road has become the highest motorable road in the world. So about BRO, so this body, Border Roads Organization, comes under the control of Ministry of Defense since the year 2015. Earlier, it was a part of Ministry of Road Transport and Highways, and it is engaged in the road construction activity so that connectivity to strategically located areas or inaccessible regions in the border areas of the country can be made. And this BRO is staffed by officers and troops which are drawn from Indian Army's Corps of Engineers, Electrical and Mechanical Engineers, Army Service Corps, etc. So General Reserve Engineering Force is the parent cadre of BRO. So BRO has functions in about 21 states and 1 UT, and it also functions overseas in certain countries like Afghanistan, Bhutan, Myanmar, and Sri Lanka. Okay, so now let us see the next topic, which is Padhe Bharat campaign. So Union Education Minister has recently launched this 100-day reading campaign called Padhe Bharat. So this campaign will focus on children who are studying between Balvatika to grade 8. So it will be a 100-day program, which is about 14 weeks, and it will start from 1st January to 10th April 2022. So this campaign is basically laying emphasis on promotion of joyful reading culture for children, so as to promote the habit of reading in our children. So through this campaign, availability of age appropriate reading books for children will be provided in their local or mother tongue. So why we are focusing on mother tongue? Because during this period we have this 21st February, which is the International Mother Tongue Day. On that very day, there will be Kahani Padho Apni Bhasha Mein campaign, in which we will be promoting local language and culture of our society, to our students, so who will be reading the books in their mother tongue.
Okay, so now let us see the next topic, which is tugboat Balraj. So first of all, should know what is a tugboat. So tugboat is a marine vessel which is used to push or pull other marine vessels. Like a towing van is used to pull your vehicles on the road, a tugboat is used to pull to pull the marine vessels. Okay, in case they stop functioning or something like that. Okay, so the contract for construction of 50-ton bollard pull tugs was concluded with Messrs Hindustan Shipyard Limited, and they have now delivered the third tugboat, which is the Balraj tugboat, and the other two were Viran and Balram. They were delivered in October 2021, but now the third one has also been delivered to Naval Dockyard Vishakhapatnam. So these tugs have been designed and built under the classification rules of Indian Register of for Shipping, and they have a service life of about 20 years. So it will provide certain services like firefighting cover, assistance to ships alongside or anchorage, and it will be basically providing auxiliary support services to the Indian Navy fleets. So that in case of any trouble at the seas, these tugboats will come to the rescue of Indian Navy. Okay, so now let us see the next topic, which is nuclear installations and facilities. So India and Pakistan have an agreement through which they share the facilities or nuclear installations and facilities with each other to clear out any misunderstanding between the two countries, between the two nuclear powered countries. So this agreement was first conducted in 1992. On the 1st January 1992, we exchanged this information with each other about the nuclear installations of each country. So every year since the last 31 years, on 1st January, we share this information with each other so as to root out any misunderstanding, because we are both nuclear armed countries, and any misunderstanding can lead to catastrophic consequences. Okay, so similarly, on that ground, we also have started since 2008 the sharing of civilian prisoners and fishermen in the custody of each other. So like in India, we have handed over list to Pakistan that we have your about 282 Pakistani civilian prisoners and 73 fishermen in our custody. Similarly, as a list has been shared by Pakistan to us regarding the people who they claim to be Indian or who are actually Indian. So this agreement was signed in 2008, and every year on 1st January and 1st July we share this information with each other. Okay, so now let us see the next topic, which is Sahitya Academy Awards. So for 2021, Sahitya Academy awards in 20 languages have been announced. So 7 books of poetry, 2 novels, 5 short stories, etc. have been awarded with this Sahitya Academy Award. So awards in Gujarati, Maithili, Manipuri, and Urdu languages have not been announced yet, and they will be announced at a later date. Assamese writers Anuradha Sharma Pujari and Namita Gokhale have been announced as the winners in novel category. In poetry category, Mavdai Gahai in Bodo language, Sanjeev Verenkar in Konkani, etc. have been announced. Of course, in the poetry category. So, what is the Sahitya Academy Award? So, it was established in 1954, and it is a literary honor which is conferred annually by the Sahitya Academy, which is India's National Academy of Letters, and this award is presented to the most outstanding books of literary merit, and it can be published in any of the 24 major Indian languages which are recognized by the Academy. Of course, this 24 languages also include the English language. So it is the second highest literary honor given by the government of India after Gyanpith Award. So what is presented through this award is a casket which contains a copper plate, a shawl, and a check of rupees 1 lakh. So the copper plate has been designed by Satyajit Ray, which is who was a very famous filmmaker. He has designed this plate, which is awarded by the Sahitya Academy in this awards. So now let us see the next topic, which is Consumer Protection Rules 2021. So you know that Consumer Protection Act 2019 was notified just last year, and it had a provision in which district commissions, state commissions, and national commission, three layered quasi judicial mechanism was provided so as to look into the disputes of consumers. So they had certain thresholds that earlier cases at the district level, cases which
which involved value of goods and services of about 1 crore rupees or less than 1 crore rupees were to be resolved at the level of district commissions. Similarly, cases which had the value of goods and services between 1 crore to 10 crore rupees were handled by state commissions, etc. So now this nomenclature has been changed, and this pecuniary jurisdiction has been amended. So now the district commissions would only be able to address the cases which have value or does not exceed which does not exceed 50 lakh rupees. State commissions would only be able to entertain cases which involve goods and services worth 50 lakh to 2 crore rupees, and national commission would address all the cases which exceed 2 crore rupees. Okay, so what was the need of making this amendment? So what was happening is that most of the cases were below 1 crore rupees. So what was happening is that district commissions and state commissions were overworked. They were the workload of district commissions in particular increased manifold, and it led to a rise in pendency and delay in disposal of cases. So it basically defied the purpose of passing this Consumer Protection Act. So to rationalize the structure and rationalize the mandate and rationalize the workload of these district, state, and national commission authorities, this amendment became very necessary. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.